Welcome back to all of you guys. Welcome to another video of MS Biology. In this video lecture, I am going to discuss about chromosomal mapping or linkage mapping, and later on I will discuss about different types of a crossing over. Okay, so what is the significance of a chromosomal mapping and what the informations can be predicted and references in the genetics after having knowledge of a chromosomal mapping. So and how it can be very helpful for the genetical analysis, and what are the different type of a crossing over and their product. So all those things we'll discuss and describe here in this video lecture, so stay tuned until the last of the video. So let's just start with the chromosomal mapping. As the name suggests, the chromosomal mapping means what is the exactly location of what is the exactly sequence and location of a different kind of a gene on a chromosome is known as the chromosomal mapping. Okay, so basically क्रोमोसोमल मैपिंग को अगर हम लोग इमेज के थ्रू अगर देख के समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। मान लीजिए सपोज अगर आपका ये पूरा एक कोई सिंगल क्रोमोसोम्स हैं और ये डिफरेंट पार्ट जो आपको ब्लू एंड व्हाइट में दिख रहे हैं, ये अलग अलग क्या हैं आपके क्रोमोसोम्स पे पाए जाने वाले जो जीन हैं उनका लोकेशन दिखाई दे रहा है कि अलग अलग जो जीन्स हैं वो किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इस तरीके से लीनियर जो अरेंजमेंट होता है किसी भी क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स के जीन का, उनको हम उनके लोकेशंस को एक तरीके से ट्रैक करें, उनके लोकेशंस को इंटरप्रेट करें। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज अ क्रोमोसोमल मैपिंग। ओके, सो a linear graphical representation of the sequence of a gene present over a chromosome and its relative distance between them is known as the chromosomal or linkage mapping. Okay, तो आपको ये दिखाया जा रहा है कि सपोज ये पूरा आपका लेंथ क्या है, एक क्रोमोसोम्स है और ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है आपके ब्लू एंड व्हाइट से जो रिप्रेजेंट करेंगे वो जीन्स हैं। ओके, तो इनका जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सीक्वेंस एज वेल एज दो जीन के बीच का जो डिस्टेंस है उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द क्रोमोसोमल मैपिंग। सो सिंपली इट्स अ लीनियर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अ जीन प्रेजेंट ऑन chromosomes and also relative distance between the two genes and between them. Okay, एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ अ क्रोमोसोमल मैपिंग। क्रोमोसोमल जो मैपिंग है वो किस बेसिस पे किया जाता है, इसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको देख लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फिजिकल डिस्टेंस। जैसा कि आपको पहले भी पता हो चुका है कि जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है वो दो जो जीन्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, सपोज अगर एक जीन्स यहाँ है और एक जीन यहाँ है और दूसरा कोई सेट है आपका, एक जीन यहाँ है एक जीन यहाँ है, तो इनमें अगर क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रीक्वेंसी अगर पूछी जाएगी तो बेसिकली क्या होगा, इस फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हमेशा लिंकेज के क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर पास में कोई जीन्स अगर होती हैं उनके बीच का डिस्टेंस अगर मिनिमम होता है तो वहां पे लिंकेज की प्रोसेस होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, वाइल क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, लेसर हो जाएगा। सो एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स इज इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्रॉसिंग ओवर विल आल्सो बी इंक्रीजेस। ओके, सो आपको यही दिखाया जा रहा है कि ये इसका बेसिस है कि क्रॉसिंग ओवर हो या रिकॉम्बिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स। ओके, जीन प्रेजेंट फर्दर अपार्ट ऑन क्रोमोसोम्स अंडरगो क्रॉसिंग ओवर मोर फ्रीक्वेंटली। यही आपको बताया गया कि सपोज जैसे यहाँ पे डिफरेंट ये मान लीजिए पूरा क्रोमोसोम्स है और अलग अलग इनमें क्या है आपके ये जीन्स हैं, तो सबसे डिस्टेंस जिस दो जीन्स में होगा उस जीन्स में क्रॉसिंग ओवर पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मैक्सिमम जितना जितना डिस्टेंस में बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा उन पे कवर क्रॉसिंग ओवर होगा कि ओवरलैपिंग होने की क्या होगी, पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो यही आपको स्टेटमेंट दे रहा है कि जीन्स प्रेजेंट फर्दर अपार्ट ऑन क्रोमोसोम्स अंडरगो क्रॉसिंग ओवर मोर फ्रीक्वेंटली। ये दोनों जो जीन्स आपस में दिखाई दे रहे हैं इनमें क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज या फ्रीक्वेंसी कम होगी, जबकि ये दोनों जो जीन्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें क्रॉसिंग ओवर या उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, सो क्रोमोसोम की फ्रीक्वेंसी मतलब जो क्रोमोसोम मैपिंग है या उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको निकालने के लिए कि कोई भी जो जीन है वो कितनी फ्रीक्वेंसी से रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर में जा रहा है, उसके फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हमारे पास पूरा फॉर्मूला होता है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी मींस f इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी। फॉर एग्जांपल कि आपने दो डीएनए का कोई एक क्रॉसिंग ओवर कराया, राइट, और क्रॉसिंग ओवर कराने के बाद आपके इस तरीके कुछ सीक्वेंस बन जाते हैं कि मान लीजिए ये आपका रिकॉम्बिनेंट टाइप का बन जाता है। ओके, सॉरी, ये आपका रिकॉम्बिनेंट टाइप का बन जाता है लाइक दैट, और ये आपके क्या है, पेरेंटल टाइप के हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो दो स्ट्रैंड है वो क्या है आपकी रिकॉम्बिनेंट टाइप की है, जबकि दो जो स्ट्रैंड आपकी क्या है, पेरेंटल टाइप की है।
तो टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, जबकि रिकॉम्बिनेंट नंबर टाइप कितने हो जाएंगे, दैट इज 2 हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू आप क्या निकाल सकते हैं, मींस नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितने हो जाएंगे आपके 2 और नंबर ऑफ टोटल प्रोजेनी कितने हो जाएंगे, दैट इज 4। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 0.5, मतलब लगभग 50% आपका क्या है, रिकॉम्बिनेशन यहाँ की पॉसिबिलिटीज हैं। तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं किसी भी जो भी क्रॉसिंग ओवर होती है उसमें नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट स्ट्रैंड को देख करके, रिकॉम्बिनेंट नंबर ऑफ प्रोजेनी को देख करके निकाल सकते हैं कि उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही है। ओके, इसी फ्रीक्वेंसी को समझाने के लिए और बताने के लिए बेसिकली मॉर्गन साहब ने एक फॉर्मूला दिया और उसे यूनिट भी बोलते हैं, मॉर्गन यूनिट के नाम से जाना जाता है। सो उन्होंने बताया कि 1 सेंटी मॉर्गन जो कि इस मैपिंग के फाउंडर माने जाते हैं और उनको उनके ही रिगार्ड में, उनके ही रिस्पेक्ट में एक यूनिट का नाम भी दिया गया, सेंटी मॉर्गन, CM, सेंटीमीटर नहीं, सेंटी मॉर्गन। ओके, तो 1 सेंटी मॉर्गन इज इक्वल टू बताया गया कि 1% रिकॉम्बिनेशन हो रही है, या उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बेसिकली 0.01 रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, सो सिंपल सी बात है कि अगर 1% फ्रीक्वेंसी हो रही है, मतलब 1% रिकॉम्बिनेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, तो 0.01% क्या होगी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे जो प्रोजेनी होगी उसे हम क्या बोल देंगे, दैट इज 100, और एक जो रिकॉम्बिनेंट होगा क्या होगा, दैट इज 1। तो अगर 1 को आप डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा, दैट इज 0.01। ओके, तो यही आपकी क्या निकल जाएगी, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। तो ये आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, 1 cm इज इक्वल टू वॉट, क्या ये बताता है, CM स्टैंड किसके लिए करता है, और ये रिकॉम्बिनेशन के परसेंटेज को क्या बताता है, और फ्रीक्वेंसी को क्या बताता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, 1 cm मीन्स दैट इज सेंटी मॉर्गन है, जो कि हम क्रोमोसोमल मैपिंग में इसको यूनिट के रूप में क्या करते हैं, मॉर्गन यूनिट के नाम से भी जानते हैं। और 1 सेंटीमीटर जो होता है, CM जो होता है, 1% रिकॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, या 0.01 रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ओके, कई बार पूछे भी गए। 1 DM मीन्स डेसी मॉर्गन का मतलब क्या होता है, 10% रिकॉम्बिनेशन, और 10% का रिकॉम्बिनेशन का मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 10 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.1, राइट। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी हो जाएगी, 0.1 हो जाएगी। तो आपसे DM भी पूछा सकता है, CM भी पूछा जा सकता है, या फिर डायरेक्टली 1 मतलब M पूछा सकता है। तो यहाँ पे M मोलरिटी नहीं है, जेनेटिक्स में कैपिटल M का मतलब दैट इज अ मॉर्गन, जो कि इनके डिस्कवरर रहे थे, तो और इनके ही रेफरेंस में, इनके ही रिगार्ड में ये यूनिट का नाम दिया गया। 1 मॉर्गन इज इक्वल टू होता है 100% रिकॉम्बिनेशन, और 1 जो होगी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली अगर 100 टोटल जो प्रोजेनी है, अगर वो रिकॉम्बिनेंट है, जैसा कि आपने अभी देखेंगे भी कहाँ एक केस होता है, और अगर आप इसको 100 से डिवाइड कर देंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर आप इस पूरे डेटा से आपको क्या चीज समझ में आता है, फ्रीक्वेंसी की अगर टर्म में अगर आप बात करें, तो किसी भी प्रोजेनी के लिए सबसे हाईएस्ट जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हो सकती है वो क्या हो सकती है, दैट इज 1। मतलब जितनी प्रोजेनी बनी सभी के सभी क्या हो गए, रिकॉम्बिनेंट हो गए। तो इस तरीके से हाईएस्ट जो पॉसिबिलिटी है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की क्या होगी, 1 होगी। परसेंटेज में अगर आप बात करेंगे तो परसेंटेज में क्या होगा, दैट इज 100 होगा। तो ये दोनों चीजों को आपको समझने की जरूरत है, यहाँ पे क्वेश्चन सबसे गलत हो सकते हैं। आपसे पता लगा पूछा फ्रीक्वेंसी जा रही है और आप रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज बता रहे हैं, या आपसे परसेंटेज पूछा जा रहा है और आप फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। तो ये तीनों आपके जो यूनिट्स हैं इनको आपको ध्यान में रख लेना है कि 1 CM का मतलब क्या होता है, 1 DM का मतलब क्या होता है, और 1 M का मतलब क्या होता है, और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और किस तरीके से इनका रिलेशन है। और आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है। फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स सिंपल इज इक्वल टू R डिवाइड बाई T। यहाँ पे R क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट होगा, T क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी होगी, राइट। तो जितने भी आपके रिकॉम्बिनेंट स्टेट बनते हैं उनको डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी से, तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो निकल जाएगी। तो 1 CM is equal to 1% recombinations, 1 DM is equal to 10% recombinations, and 1 M is equal to 100% recombinations. While in the regard of a frequency, 0.01 recombination frequency, 0.1 frequency, and 1 recombination frequency. So hopefully आपको ये समझ में आया होगा कि हाँ क्रोमोसोम मैपिंग में हम जो यूनिट होती है वो क्या होती है। तो ये मॉर्गन जो है, जिसे हम मॉर्गन यूनिट के नाम से भी जानते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो क्रोमोसोमल मैपिंग का जो बेसिस है बेसिकली वो इसी बात पे बेस्ड है कि जो दो जीन्स होते हैं
उनके जीन का जो डिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, उतना ज़्यादा उनमें क्रॉसिंग ओवर होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, राइट। और एक ही क्रोमोसोम पे जो जीन्स होते हैं, जिनके जो जीन्स आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंटली क्या होते हैं, क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द लिंक क्रोमोसोमल मैपिंग या लिंकेज मैपिंग। आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से ये लिंकेज मैपिंग का कॉन्सेप्ट होता है और क्या इंफॉर्मेशन हमको ये देता है, और मॉर्गन के डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिट्स होते हैं उनकी क्या मतलब होते हैं, राइट। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या है लिंकेज मैपिंग का। तो पहले इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। होपफुली ये आपकी फ्रीक्वेंसी जो निकालने वाली कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो इम्पोर्टेंस ये है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट लोकेशन ऑफ डिफरेंट जीन ऑन वेरियस क्रोमोसोम्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी ये सिंगल मैंने क्रोमोसोम का आपको एग्जांपल लिया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट जो क्रोमोसोम्स होंगे उन पे जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीन्स पाए जाएंगे, उनके लोकेशन के बारे में हम इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं कि हाँ ये वाले जीन्स इस क्रोमोसोम पे यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको देता है कि जो जीन का लोकेशन है डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे वो कहाँ है, उनका एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, इसके बारे में बताता है। चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू जीन्स कैन बी नोन। अगर आपको जीन का लोकेशन पता चल जाए तो आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि इनमें चांसेस ज्यादा है, इनमें चांसेस कम है। जैसे अगर आपको यहाँ पे सपोज मैं नंबरिंग कर दूं कि ये फर्स्ट जीन है, ये सेकंड जीन है, ये थर्ड जीन है, ये फोर्थ जीन है और ये फिफ्थ जीन है, आपको ये पता चल गया तो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि ये 5 जो जीन है इनमें फ्रीक्वेंसी जो क्रॉसिंग ओवर की होने वाली है वो किसमें सबसे ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली फर्स्ट एंड फिफ्थ में क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। फर्स्ट एंड फोर्थ में उससे कम होगा, फर्स्ट एंड थर्ड में उससे कम होगा, फर्स्ट एंड टू में उससे कम होगा, 2 3 में होने की पॉसिबिलिटी और कम होगी, 2 4 में थोड़ा सा ज्यादा होगा, 2 5 में थोड़ा सा और ज्यादा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट the distance between the two genes is increases, that possibility of the crossing over will also be increases. Okay, इस कॉन्सेप्ट को लगा करके हम जीन के लोकेशंस को देख करके बता सकते हैं कि हाँ उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, और अगर है तो कितने परसेंट में है, राइट। इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। ड्रॉबैक्स क्या है इस क्रोमोसोमल मैपिंग के? क्रोमोसोमल मैपिंग्स आर नॉट एक्यूरेट मैप। ये एक्यूरेट मैप नहीं होता है। इसको इसका एडवांस जो वर्जन दिया गया आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ने को मिलेगा, दैट इज द जेनेटिकल मैपिंग। वो उससे आपको एग्जैक्टली लोकेशन पता चलता है। ऐसा क्यों है कि ये एक्यूरेट नहीं है? क्योंकि सपोज यहाँ पे दो जीन्स के जो बीच में वो क्रोमेटिन जो हेट्रोक्रोमेटिन्स होते हैं वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और हेट्रोक्रोमेटिन जैसा कि आपको पता है कि वो एक्सप्रेशंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उनकी वजह से जो आपको क्रॉसिंग ओवर हो रही है उनमें इंटरफेरेंस हो सकता है। तो एग्जैक्टली जो आपने देख करके अनुमान लगाया हुआ है, हो सकता है माइट बी पॉसिबल कि वो इस तरीके से ना शो हो और इस तरीके से आपकी फ्रीक्वेंसी ना दिखे जो कि आपने देखा हुआ है। वन क्रॉसिंग ओवर इंटरफेयर एंड रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ नियर बाय क्रॉसिंग ओवर। सपोज कि यहाँ पे इन दोनों जीन के बीच में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है 2 and 4 के बीच में। तो ये 2 and 3 के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर होने वाली है उसकी फ्रीक्वेंसी को या उसके पॉसिबिलिटी को क्या करता है, इंटरफेयर कर देता है। तो जिससे जो हमने प्रेडिक्शन लगाया था वो प्रेडिक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली वो नहीं आती है जो हमारे हिसाब से होना चाहिए था। तो जो किसी भी जीन के बीच में अगर क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो उस बीच में पड़ने वाले जो जीन्स होंगे उनके बीच में होने वाले क्रॉसिंग ओवर जो होंगे उनके पॉसिबिलिटीज को या उनके फ्रीक्वेंसी क्या करता है, इंटरफेयर करता है। दैट इज वाई ये एक्यूरेट वैल्यू हमको नहीं देता है। So that is all about the chromosomal mapping, their importance and their drawbacks and their how to know about the different units of a Morgan. Okay, so now come to the टाइप्स ऑफ अ क्रॉसिंग ओवर। सो क्रॉसिंग ओवर जैसा कि पिछले क्लास में आपको बता चुका हूँ कि क्या प्रोसेस होती है। इसको हम लोग बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, दैट इज सिंगल, डबल एंड मल्टीपल क्रॉस। तो नाम से ही काफी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। सिंगल का मतलब होता है सिंगल टाइम पे क्रॉस ओवर होगा, डबल का मतलब होता है डबल टाइम पे क्रॉस ओवर होगा, मल्टीपल का मतलब होता है मोर देन 2 टाइम क्रॉस ओवर होगा। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। अगर आप इसको फिगर से समझना चाहें तो सिंपली जैसे मान लीजिए कि ये आपका डीएनए का स्ट्रैंड है, एक ये है और दूसरा ये है, और इसके बाद ये हम डिफरेंट कलर्स ले लेते हैं लाइक दैट, और ये आपकी स्टैंड एक ये हो जाए इस तरीके से। और अगर इनमें क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस अगर दिखाया जाए तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये वाली जो स्टैंड होगी कुछ इस तरीके से हो जाए और ये वाली आपकी सीधी रहे, राइट। और ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे रेड वाला जो स्टैंड होगा, रेड वाली जो डीएनए है वो आपका क्या हो जाए, कुछ इस तरीके से ओवरलैप कर जाए और एक आपका ये रहे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल। यही फिनोमिना अगर हम यहाँ पे 2 टाइम्स दिखा दें लाइक दैट कि इस तरीके से
राइट। इसको अगर हम इस तरीके से दिखाएं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, दैट इज द डबल क्रॉसिंग ओवर, राइट। क्योंकि यहाँ पे हेड जो होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, उनके टू साइट्स हैं या टू लोकेशंस हैं जहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस हो रही है। जबकि यहाँ पे क्या है, सिंगल टाइम पे हो रहा है। मल्टीपल टाइम में क्या हो जाएगा, अगर इसको हम यहाँ पे देखना चाहें तो मल्टीपल टाइप के क्रॉसिंग ओवर में क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी। मल्टीपल टाइम में ये होगा कि मान लीजिए ये नीचे वाली स्ट्रैंड ये है और इसमें आपको इस तरीके से 2-3 बार क्रॉसिंग ओवर दिखाना होगा, तो आपका जो हो जाएगा दैट इज द मल्टीपल टाइम। तो यहाँ पे आपके क्रॉसिंग इस तरीके से हो जाएंगी, लाइक दैट। तो ये क्या कहलाएगा, आपका मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, राइट। सो बाय डेफिनेशन, बाय नेम, आपको ये समझने के लिए आसानी होगा कि हाँ मल्टीपल, डबल एंड सिंगल क्रॉसिंग ओवर का क्या मीन होता है। अब इसके बाद हम आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पे कि क्या क्या चीजें इनसे जो प्रोडक्ट बनता है वो उनको हम इनके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे लगा सकते हैं और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, सिंगल, डबल और मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। सो होपफुली ये आपको डायग्राम आपको ये बताता है कि सिंगल क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, डबल क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है एंड मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है। दैट इज सिंगल, दैट इज डबल एंड दिस वन इज द मल्टीपल, राइट। ये आपका पूरा डीएनए का क्या है, एक डीएनए ये है, दूसरा डीएनए का मॉलिक्यूल ये है। तो आपस में ये दोनों क्या कहलाएंगे, दैट इज द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ऑलरेडी आपको ये बता चुका हूँ कि क्रॉसिंग ओवर जो होगा वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होते हैं, राइट। तो ये आपका एक मैप है, एक तरीके से फिगर से आप समझ सकते हैं। सिंगल का मतलब कि जब होमोलॉगस क्रोमोसोम के दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में सिर्फ एक लोकेशन पे क्या हो, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो, दैट इज नोन एज अ सिंगल क्रॉसिंग ओवर। whenever it plays at a two places, it is known as the double crossing over, and more than two places is known as the multiple crossing over, okay। So होपफुली कि ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और किस तरीके से एक दूसरे से डिफर होते हैं और क्या चीज इनका प्रोडक्ट जो बनता है उससे हम क्या इंटरफेरेंस निकाल सकते हैं, क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ओके। सो सिंगल क्रॉसिंग ओवर, जैसा कि आपको पहले मैंने बताया, वे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ होमोलॉगस पेयर एक्सचेंज सेगमेंट ओनली एट वन प्लेस इज नोन एज द सिंगल क्रॉसिंग ओवर। जब किसी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जब एक प्लेस पे या एक जगह पे क्या करें, अपने मटेरियल को एक्सचेंज करें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, राइट। डबल क्रॉसिंग ओवर का मतलब दैट इज एक्सचेंज ऑफ अ सेगमेंट बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एट अ टू प्लेस, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डबल क्रॉसिंग ओवर। डबल क्रॉसिंग ओवर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, दैट इज द reciprocal crossing over and complementary crossing over, okay। So reciprocal crossing over का मतलब क्या होता है, crossing over occur at two places between the same non-sister chromatids and of chromosomes is known as the uh, reciprocal crossing over, or it produces two parental types and two double cross type of chromosomes। यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा। तो मान लीजिए कि ये आपका एक डीएनए का स्ट्रैंड है, दूसरा आपका डीएनए का स्ट्रैंड ये है, और एक डीएनए का मॉलिक्यूल आपका ये है और दूसरा डीएनए का मॉलिक्यूल आपका ये है। और यहाँ पे हमको क्या कराना है, डबल स्ट्रैंड का डबल क्रॉसिंग ओवर करानी है, राइट। तो ये डीएनए के स्ट्रैंड जो होंगे कुछ इस तरीके से ओवरलैप करेंगे और ये डीएनए इस तरीके से हो जाएगा, जबकि ये वाले जो होंगे वो इनसे ओवरलैपिंग ऐसे होगी, लाइक दैट। तो इनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बन जाएगा, यहाँ पे देखिए जो इसका मीन है, एक स्ट्रैंड आपकी पेरेंटल रहेगी, दूसरी वाली जो स्ट्रैंड होगी वो एक आपका इनका पेरेंटल होगा, जबकि यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, रिकॉम्बिनेंट टाइप का आ जाएगा, राइट। और फिर से आपका यहाँ पे क्या होगा, पेरेंटल टाइप होगा, फिर इनका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट टाइप का हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, इनका जो रहेगा वो पेरेंटल टाइप, मतलब कि रिकॉम्बिनेंट टाइप यहाँ पे हो जाएंगे, और ये इनका पेरेंटल टाइप रहेगा, ओके। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो रिकॉम्बिनेंट स्ट्रैंड बनेगी वहां पे आपको ये दिखाई देगा कि टू स्पॉट्स ऐसे हैं जहां पे जीन क्रोमोसोम का क्या हुआ, एक्सचेंजेस हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये दो स्पॉट्स हो जाएंगे, और इस वाले स्ट्रैंड में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों स्पॉट्स हो जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल क्रॉस, राइट।
तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बताया गया कि ये 2 पेरेंटल टाइप्स एंड 2 डबल क्रॉसओवर टाइप का प्रोड्यूस करता है। तो ये पेरेंटल टाइप आपका ये हो जाएगा, एक ये पेरेंटल टाइप हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, और ये दोनों स्ट्रैंड आपके क्या होंगे, रिकॉम्बिनेंट होंगे, जिनमें डबल क्रॉस होगा, जिस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो ये इनका मीन है कि डबल क्रॉसिंग ओवर का में जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या बताता है। तो रेसिप्रोकल में हमेशा आपको ध्यान देना है कि जो रिकॉम्बिनेंट होंगे, मीन्स रिकॉम्बिनेंट की जो वैल्यू होगी वो पेरेंटल की क्या होगी, बराबर होगी। दैट मीन्स 50-50%, राइट। और रिकॉम्बिनेंट में कैसा होगा, दैट इज द डबल क्रॉस ओवर टाइप का, और पेरेंटल में 2 स्ट्रैंड आपकी क्या होगी, पेरेंटल होगी। इसके बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉसिंग ओवर में। इन दिस क्रॉसिंग ओवर 3 और 4 ऑल क्रोमेटिड्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ अ सेगमेंट। यहाँ पर आपने देखा कि सिर्फ 2 जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं उनके सिर्फ ये 2 स्ट्रैंड आपस में क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस वाले केस में आप देखेंगे कि बेसिकली यहाँ पे पॉसिबिलिटी दूसरी हो जाती है। सपोज ये दोनों इसी डीएनए का लेकर के हम क्रॉसिंग को करा दें, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये बनती है कि मान लीजिए ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये भी आपका इन्वॉल्व हो रहा है क्रॉसिंग ओवर में। इसके बाद दूसरे लेते हैं, ये भी इन्वॉल्व हो रहा है क्रॉसिंग ओवर में डबल टाइम प्लेसेस पे, और तीसरा ये भी इन्वॉल्व हो रहा है आपका क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर में। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि ये तीनों ही इन्वॉल्व हो सकते हैं और ये चारों ही हो सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान दीजिए कि हमेशा सिर्फ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होगा। कभी ये दोनों जो स्ट्रैंड होंगे इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, कभी इनके बीच में नहीं होगा। जब भी होगा किसमें होगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हो सकता है। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री जो क्रॉसिंग ओवर होगी उनमें पॉसिबिलिटी ये बनती है कि होमोलॉगस पेयर के जो 4 क्रोमेटिड्स हैं वो चारों के चारों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि 3 स्ट्रैंड क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसा क्रॉसिंग ओवर जहां पे बेसिकली all 4 chromatids or 3 chromatids participate in the crossing over is known as the complementary crossing over, जो कि एक डबल क्रॉसिंग ओवर क्या है, टाइप्स है। और यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है however each crossing over occurs between the non sister chromatids, हमेशा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। in double crossing over a parental type may be absent and all are crossover, right। अगर इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पहले इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिख जाए। इसका मतलब ये हुआ कि डबल इस टाइप के डबल क्रॉसिंग ओवर में ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि सारे के सारे जो स्ट्रैंड बने वो रिकॉम्बिनेंट टाइप के बन जाएं, पेरेंटल टाइप पूरी तरीके से क्या हो, एब्सेंट हो। और ऐसा कब पॉसिबिलिटी होगा, जब उस होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के 4 के 4 स्ट्रैंड क्या करेंगे, आपस में इन्वॉल्व हो जाएंगे क्रॉसिंग ओवर में। तो वहां पे जो पी टाइप होगा वो पूरी तरीके से एब्सेंट हो जाएगा, मींस पेरेंटल टाइप का पूरा क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेंट टाइप का बनेगा। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो कीप इन माइंड, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा सकता है कि क्रॉसिंग ओवर का वो कौन सा कंडीशन है जहां पे क्रॉस ओवर होने के बाद पूरी की पूरी प्रोजेनी जो होगी वो रिकॉम्बिनेंट हो जाएगी, पेरेंटल नहीं बचेगा। सो ऑलवेज आंसर विल बी रेसिप्रोकल, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉसिंग ओवर, जिसमें कि 4 के 4 स्ट्रैंड क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, मे बी 1 पेरेंटल टाइप एंड 2 सिंगल क्रॉस टाइप एंड 1 डबल क्रॉस टाइप। यहाँ पे आपको ये समझना होगा इसका क्या मतलब है। जब ये 3 स्ट्रैंड आपस में पार्टिसिपेट मतलब इन्वॉल्व होंगे क्रॉसिंग ओवर में, तो एक वहां पे क्या बनेगा, पेरेंटल टाइप का बनेगा। 2 स्ट्रैंड ऐसे बनेंगे जो कि सिंगल क्रॉस ओवर होंगे, 2 स्ट्रैंड ऐसे होंगे जो कि सिंगल क्या होंगे, क्रॉस ओवर होंगे। मतलब इनमें एक जगह पे क्या होगी, आपका कोई डीएनए का सेगमेंट चेंज होगा, लाइक दैट, इस तरीके से। और एक जो बनेगा उसमें क्या होगा, डबल टाइम पे क्या होगा, क्रॉस ओवर होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, लाइक दैट। और ये पॉसिबिलिटी तब बनती है जब इस होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के 3 क्रोमेटिड्स आपस में मतलब क्या हो, क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर में इन्वॉल्व होते हैं। तो एक आपका क्या बन जाएगा, आपका पेरेंटल टाइप का, लाइक दैट, ये आपका पेरेंटल टाइप हो गया। और 2 स्ट्रैंड ऐसे बनेंगे जो कि सिंगल क्रॉसओवर टाइप के बनेंगे, और एक स्ट्रैंड ऐसी बनेगी जो कि डबल टाइप की क्रॉसओवर की बनेगी। तो ये था आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉसिंग ओवर की प्रॉपर्टीज के बारे में कि उनका प्रोडक्ट क्या बनेगा। जब चारों स्ट्रैंड इन्वॉल्व होंगे तो वहां पे पूरी तरीके से सिर्फ रिकॉम्बिनेंट टाइप का बनेगा, पेरेंटल टाइप एब्सेंट होगा। जबकि अगर 3 स्ट्रैंड इन्वॉल्व होंगे तो वहां पे ये सिनारियो होगा, 1 पेरेंटल 2 सिंगल क्रॉस एंड 1 डबल क्रॉस। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत फंसाता है, और आपको यही कॉम्बिनेशन अगर याद नहीं रहेगा तो फिर आप गलत करके आएंगे। पता लगा 2 डबल क्रॉस दे दिया, 2 सिंगल क्रॉस दे दिया, 1 डबल क्रॉस दे दिया, 1 सिंगल क्रॉस दे दिया, तो आप यहाँ पे मिस कर जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए कि हाँ क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है, राइट। अब आते हैं मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर पे। तो मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर जैसा कि नेम ही बताता है कि जब क्रॉसिंग ओवर
मोर देन 2 प्लेसेस पे होना शुरू हो जाए, मीन सेगमेंट ऑफ जीन जो है वो एक्सचेंज हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। इन दिस 3 or 4 more points of exchange occurs on a non-structural chromatid of same homologous chromosomes। ओके, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के non-structural chromatid से तीन हो या तीन से ज्यादा जगह पर अगर पॉइंट का वो हो, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज द मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। ओके, सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्रॉसिंग ओवर क्या हैं और इनके जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं होते हैं उसमें क्या होता है। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट कर सकते हैं। नंबर पहला, डिस्टेंस। ओके, सो डिस्टेंस जो होता है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, दैट इज द क्रॉसिंग ओवर के। मतलब कि जितना ज्यादा आपका क्रॉसिंग ओवर, जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपका क्रॉसिंग ओवर बढ़ता जाएगा, राइट। क्रॉसिंग ओवर, दो जो जीन्स हैं लाइक दैट, इस तरीके से अगर इनके बीच दो जीन्स ये हैं और दो जीन्स ये हैं, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा इनमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर बढ़ता जाएगा। कीप इन माइंड, लिंकेज के लिए जस्ट उल्टा काम करता है डिस्टेंस, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना लिंकेज कम होता जाएगा, राइट। तो डिस्टेंस का जो रिलेशन है क्रॉसिंग ओवर से वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है, अगर ड्रास्टिकली अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है तो वहां पे भी क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, राइट। केमिकल्स, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि म्यूटाजेंस का काम करते हैं, तो म्यूटाजेनेसिस जो होती है वो मतलब म्यूटाजेंस जो होते हैं वो बेसिकली क्रॉसिंग ओवर में मतलब वेरिएशंस को कॉज करते हैं जो कि क्रॉसिंग ओवर को इनहांस करते हैं। तो एक तरीके से केमिकल्स जो होते हैं वो भी म्यूटा क्रॉसिंग ओवर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ओके, कुछ मेटल आयंस भी हैं जिनकी वजह से भी बेसिकली क्या है, रिपोर्ट किया गया है क्रॉसिंग ओवर, लाइक कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनकी वजह से भी क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, इनहांस होती है। नेक्स्ट है एज। जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी जो वेरिएशंस होती हैं वो स्टेबल होती जाती है, दैट मींस उनमें क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, रिड्यूस होता जाता है। तो एज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉसिंग ओवर। एज इंक्रीज करेगा तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस क्या होंगे, कम होते जाते हैं, राइट। एक्स रेज, ये भी एक्सपोजर होने से वहां पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर बढ़ता है। ओके, लोकेशन। लोकेशंस का मतलब ये हुआ कि अगर आपके जो क्रोमोसोम्स जो जीन्स होते हैं उनका जीन का अगर लोकेशन नियर बाई में होगा तो बेसिकली वो क्या होंगे, डिफरेंट हो, मतलब उनमें पॉसिबिलिटी कम होगी। और अगर लोकेशन थोड़ा फार्दर होगा, मीन्स दूर होगा, तो उनपे क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, सो ये था आपके कुछ फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं क्रॉसिंग ओवर को। नाउ नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अ क्रॉसिंग ओवर। सो जैसा कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि हम सभी लोग जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, हमारे अंदर में बेटर से बेटर क्वालिटी क्या हो रही है, अडाप्ट हो रही है, इंक्लूड हो रही है। जिस तरीके का सिनारियो, जिस तरीके का नेचर्स हमें एनवायरमेंट दे रहा है, उस एनवायरमेंट में बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को अडाप्ट करते जा रहे हैं। तो उस अडाप्टेशन के लिए हमारे पास में क्या, हमारे अंदर में क्या है, कुछ वेरिएशंस कॉज होते हैं। और वो वेरिएशंस बेसिकली किसके थ्रू आता है, दैट इज द क्रॉसिंग ओवर के थ्रू। तो बताया गया कि ब्रिंग्स न्यू कॉम्बिनेशंस, ये क्रॉसिंग ओवर ही है जो कि हमें हमें अपने पेरेंट्स से क्या बनाता है, डिफरेंट बनाता है, या फिर हमारे जो नेक्स्ट प्रोजेनी होंगी वो हमसे क्या होंगे, डिफर होंगे। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, जिसे हम रिकॉम्बिनेशन के टर्म में पढ़ते हैं कि रिकॉम्बिनेशन की वजह से वेरिएशंस कॉज होते हैं, और वेरिएशंस एकोमुलेट होकर के जनरेशन टू जनरेशन बढ़ते 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 धीरे धीरे क्या करता है, इवॉल्व हो जाता है। और इवोल्यूशन कॉज होने की वजह से एक नई डिफरेंट काइंड की या डिफरेंट वेराइटीज की स्पीसीज बन जाती है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो कि हमें एक दूसरे से क्या करता है, डिफरेंट बनाता है। तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस यही है, वेरिएशंस फॉर्म अ प्लेटफॉर्म फॉर द नेचुरल सिलेक्शन। जो भी नेचर हमें इन्वायरमेंट कंडीशंस देता है, उस नेचर्स में एग्जिस्ट करने के लिए हमारे अंदर में वेरिएशंस होते हैं। जो इस वेरिएशंस को एक्यूमुलेट नहीं करा पाते हैं, उस नेचर से एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, और जिनके पास होता है वो उस नेचर में क्या करते हैं, अपने आप को सरवाइव करते हैं। तो इस तरीके से जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो बेटर एडाप्टेशन के लिए, बेटर करेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, राइट, और न्यू कॉम्बिनेशंस को जनरेट करने के लिए, वेरिएशंस कॉज करने के लिए, एंड एज वेल एज इवोल्यूशंस के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये इनका